नाम का एक राज्य था जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम था वीर, बीच वाले का नाम रतन और सबसे छोटे का नाम गोलू। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और तीनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। एक दिन तीनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने बैठे। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 खेत का किनारा है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला रतन का होगा और बचा हुआ किनारा छोटे भाई यानी गोलू का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो गोलू, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वह मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डालियां हैं और दोनों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, यह है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। इसमें 2 डालियां हैं और एक जड़ है। इन 2 डालियों में से एक डाली मेरी होगी और एक रतन की, और जड़ गोलू की होगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के फैसले को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरे मेरे होंगे और 2 रतन के, और जो खप्पर की छत बचेगी वो गोलू की होगी। इस फैसले से गोलू बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बड़े भाई का मान रखकर कुछ नहीं कहता। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे रतन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए थे, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई वीर घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे हुए थे और उनमें कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 तरह के सिक्के हैं। एक वो जो अब भी चलन में हैं और दूसरे बहुत पुराने जमाने के, हमारे पुरखों के समय के। ये अलग धातुओं से बने हैं। तो भैया, अब इनका बंटवारा कैसे होगा? सुनो, जो अब भी के चलन वाले सिक्के हैं वो मैं और रतन रखेंगे, और जो पुराने सिक्के हैं वो गोलू के होंगे। इस तरह दोनों बड़े भाई सारे पैसे ले लेते हैं। देखो गोलू, पुराने सिक्कों में सिर्फ 4 ही बचे हैं। तुम चाहो तो इन्हें ले जाओ। गोलू ने चुपचाप वे 4 पुराने सिक्के ले लिए। भैया, आप दोनों ने तो सारे पैसे ले लिए। अगर मेरी किस्मत में सिर्फ ये 4 सिक्के ही लिखे हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। गोलू अपने हिस्से के सिक्के लेकर घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वीर ने उसे रोक दिया। अरे गोलू, तू पागल हो गया है क्या? बंटवारा हो चुका है, अब इस घर में हम रहेंगे। तेरा हिस्सा तो छत है, तू वहीं जाकर रह सकता है। घर के अंदर अब तेरी जगह नहीं है। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ रहूंगा? अरे गोलू, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब पछताए क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाइयों ने गोलू और उसकी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे दोनों पति पत्नी गांव के किनारे तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब ना घर रहा, ना कोई सहारा, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो दूर, 1 रोटी भी मुश्किल हो गई है। रोते रहो अब। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे शादी की। तुमने अपने भाइयों को जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया, अब भुगतो। पद्मा, वो मेरे बड़े भाई थे। बताओ, मैं उनसे कैसे सवाल करता?
अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी नहीं सोचा, सब कुछ खुद ही रख लिया। तुम्हें क्या मिला? खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत और पैसे के नाम पर ये पुराने 4 सिक्के। पद्मा, अब बस भी करो। और कितने ताने दोगी? ठीक है, छोड़ देती हूँ, लेकिन अब आगे क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ तो सोचो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है पद्मा। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास ये पुराने सिक्के लेकर जाता हूँ, शायद इनके बदले कुछ नए पैसे मिल जाएं। गोलू उम्मीद लेकर उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे गोलू, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास बस ये 4 सिक्के हैं, क्या आप इनके बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे गोलू, ये सिक्के अब किसी काम के नहीं हैं। इनका चलन खत्म हो चुका है। भला इनके बदले तुम्हें कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने भी तुम्हारे बंटवारे की बात सुनी है, बहुत बुरा लगा। तुम्हारे भाइयों ने सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से तुम्हें घर से भी निकाल दिया। ऐसे भाई तो किसी को भी ना मिले। मुखिया को उस पर दया आ गई। गोलू, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, पर आज मेरा दिल पिघल गया है। ऐसा करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं तुम्हें बाकी मजदूरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा। अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं काम करूंगा, मेरी पत्नी भी करेगी। ठीक है, कल सुबह से आ जाना और ये सिक्के अपने पास ही रखो, शायद यही तुम्हारी किस्मत की निशानी है। गोलू उदास होकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है। पद्मा उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? कोई बात बनी क्या? गोलू ने सारी बात बता दी। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। हाय मेरी किस्मत। अब ज्यादा मत सोचो पद्मा, हमें काम मिला है, यही बहुत है। कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन बीतने लगे। गोलू और पद्मा मुखिया के खेतों में काम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। खेतों में फसल भी अच्छी होने लगी। पद्मा, चलो कुछ खा लेते हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। आज खाने में क्या लाई हो? जो भी था वही ले आई हूँ, सूखी रोटी है, वही खाओ। दोनों खेत के किनारे बैठकर खाना खाने लगे। तभी गोलू ने देखा कि पद्मा अचानक खाना छोड़कर चुप हो गई। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुमने खाना क्यों रोक दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो पद्मा, बताओ भी। देखो ना, हम कितना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी कोई बच्चा होना चाहिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ पद्मा, मैं भी यही सोचता हूँ, पर यह सब हमारे बस में नहीं है। यह तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो जैसे हमसे मुंह ही मोड़ लिया है। ना घर है, ना जमीन, ना संतान। हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा। अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। दोनों काम खत्म करके अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। रात को पद्मा को एक तरकीब सूझती है और वह गोलू को उठाकर बोलती है। सुनिए गोलू जी, ये फावड़ा उठाइए और मेरे साथ चलिए। कहाँ जाना है इस समय? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। आज एक जरूरी काम करना है। इतनी रात को? कैसा काम? आज वही काम करेंगे जो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। गोलू फावड़ा उठाता है और दोनों उस मेड़ के पास पहुंचते हैं जो उसे बंटवारे में मिली थी। पद्मा, यह तो हमारे खेत का किनारा है और उधर जो पानी भरे खेत हैं, वो मेरे भाइयों के हैं। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। सुनो, ये किनारा हमारा है तो इसे रखना या तोड़ना भी हमारा हक है। अभी इसी वक्त इसे तोड़ दो। क्या? इससे तो भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के खेती कैसे होगी? यह समस्या तुम्हारे भाइयों की है, हमारी नहीं। हमारा हिस्सा है, हमारी मर्जी। गोलू को अब बात समझ में आ गई। दोनों ने मिलकर खेत के किनारे को तोड़ दिया और खेतों का सारा पानी बह गया। अगली सुबह जब दोनों बड़े भाई खेत पर पहुंचे तो हैरान रह गए।
हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। इतनी अच्छी फसल थी, सोचा था इस साल अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन सब खत्म हो गया। पानी ही नहीं बचा, अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत की मेड़ किसी ने तोड़ दी है। जब मेड़ ही नहीं रहेगी तो पानी कैसे रुकेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम गोलू का होगा, उसी ने चालाकी दिखाई है। दोनों भाई रोते बिलखते घर लौट आए और अपनी पत्नियों को सारी बात बताने लगे। सुनो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आम पकने में अभी कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। जब आम पक जाएंगे तब हम उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ, अब यही एक रास्ता बचा है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, खेत का किनारा ही तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही रात हुई, दोनों कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुँचे। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ, यही है। एक डाल बड़े भैया की, एक रतन की, और हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है। तो फिर ठीक है, जड़ हमारी है तो इसे काटना भी हमारा हक है। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होती है। आवाज सुनकर वीर और रत्न दौड़ते हुए आए और दोनों को पकड़ लिया। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इन्हें कोड़ों की सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दोनों ने गोलू और पद्मा को पकड़कर घर में बांध दिया ताकि सुबह होते ही उन्हें राजा के दरबार में ले जाया जा सके। राजा के सामने दोनों भाइयों ने रो रो कर अपनी फसल और पेड़ के नुकसान की दुहाई दी। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मेरे भाइयों ने मुझे सिर्फ मेड़, जड़ और छत दी थी। उन्होंने कहा था कि ये हिस्से मेरे हैं, मैंने बस अपना हिस्सा वहाँ से हटा लिया। अगर मेड़ हटाने से पानी बह गया तो इसमें मेरी क्या गलती? भाइयों को अपनी मेड़ खुद बनानी चाहिए थी। अगर जड़ काटने से पेड़ गिर गया तो भाइयों को अपनी डालियों के लिए अपनी जड़ें खोजनी चाहिए थी। राजा गोलू की तर्क शक्ति और उसकी मासूमियत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बड़े भाइयों को डांटते हुए कहा, तुमने इसे सिर्फ नींव दी और खुद महल बनाना चाहा। बिना नींव के कुछ भी खड़ा नहीं रहता। तभी राजा की नजर भोला के हाथ में मौजूद उन 4 पुराने सिक्कों पर पड़ी। राजा की आंखें फटी रह गईं। ये सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? ये तो हमारे राज्य के प्राचीन शाही प्रतीक हैं जो सदियों पहले खो गए थे। इनके बिना हमारा शाही खजाना अधूरा था। ये सिक्के तो मुझे मेरे भाइयों ने दिए थे क्योंकि इनका कोई मूल्य नहीं था। राजा ने तुरंत घोषणा की, भोला को इस खोज के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक भव्य महल दिया जाए। फिर उन्होंने वीर और रतन की तरफ देखा और कहा, चूंकि तुम्हें चीजें बांटने का बहुत शौक है, इसलिए अब से तुम दोनों राज्य की जेल की कोठरी आपस में बांटोगे। तुम्हारी लालच की यही सजा है। दोनों भाइयों को उनके किए की सजा मिल जाती है और गोलू को इज्जत और इंसाफ मिलता है।